ज़रा सोचिए एक 8 साल का बच्चा क्लासरूम में बैठा है और वो बार बार पानी मांग रहा है, वॉशरूम जाने के लिए हाथ उठा रहा है और बहुत सुस्त लग रहा है। एक आम दिन में हम क्या सोचेंगे? हाँ, शायद यही कि गर्मी बहुत है या बच्चा बाहर खेलकर ज्यादा थक गया है। बिल्कुल। लेकिन उम, क्या हो अगर ये प्यास और ये थकान एक ऐसी बीमारी का अलार्म हो जो ताउम्र उस बच्चे का पीछा नहीं छोड़ेगी? मैं बात कर रहा हूँ टाइप 1 डायबिटीज़ की। हम्म। और ये बहुत डरावना है क्योंकि हाँ, और अक्सर जब हम सरकारी स्वास्थ्य नीति की बात करते हैं, तो हमारे दिमाग में बस बड़े-बड़े अस्पतालों की इमारतें आती हैं। हम सोचते हैं कि सिस्टम तब जागता है, जब मरीज सीरियस होकर स्ट्रेचर पर अस्पताल पहुंचता है। और यही हमारे स्वास्थ्य प्रणाली की सबसे बड़ी ट्रेजेडी रही है। मतलब हमारी पूरी अप्रोच ही एकदम रिएक्टिव है। रिएक्टिव से आपका मतलब है कि बीमारी होने के बाद इलाज शुरू करना। एकदम सही। जब बीमारी अपना पूरा असर दिखा दे, शरीर को नुकसान पहुंचा दे, तब हम जागते हैं और इलाज शुरू करते हैं। लेकिन आज हम जिस विषय पर ये गहन चर्चा कर रहे हैं, वो इस पूरी सोच को पलट रहा है। हाँ, बिल्कुल। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बच्चों में डायबिटीज, जिसे हम पीडियाट्रिक डायबिटीज कहते हैं, उसकी देखभाल के लिए भारत का पहला मानकीकृत राष्ट्रीय ढांचा या नेशनल फ्रेमवर्क पेश किया है। तो चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। और ये जानना जरूरी है कि ये सिर्फ एक नया नियम नहीं है, ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। अगर हम इसके इतिहास को देखें तो बच्चों की डायबिटीज को हमेशा से एक स्पेशलाइज्ड केयर माना गया है। मतलब बड़े डॉक्टरों वाला मामला। हाँ, बिल्कुल। ऐसा माना जाता था कि अगर किसी बच्चे को टाइप 1 डायबिटीज है तो उसका इलाज सिर्फ किसी बड़े शहर के बड़े एंडोक्रिनोलॉजिस्ट या सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में ही हो सकता है। आम सरकारी क्लिनिक का तो इससे कोई लेना देना ही नहीं था, राइट? सही कहा। लेकिन ये नया फ्रेमवर्क इस बीमारी को उस एलीट दायरे से खींचकर सीधे हमारी मुख्य सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली यानी कोर पब्लिक हेल्थ सिस्टम के बिल्कुल सेंटर में ला खड़ा करता है। तो चलिए इस पूरी बात को थोड़ा अनपैक करते हैं। पब्लिक हेल्थ सिस्टम का सबसे पहला नियम होता है बीमारी को समय रहते पकड़ना। और इस फ्रेमवर्क की शुरुआत भी एक बहुत ही एम्बिशियस लक्ष्य से होती है, यूनिवर्सल स्क्रीनिंग। सरकार का प्लान है कि जन्म से लेकर 18 वर्ष तक के हर एक बच्चे की स्क्रीनिंग की जाए। और भारत जैसे देश में जहाँ करोड़ों बच्चे हैं, ये सुनकर थोड़ा इम्पॉसिबल सा लगता है ना? बिल्कुल, मैं भी यही सोच रहा था कि ये होगा कैसे, इतने डॉक्टर कहाँ से आएंगे। यही तो बात है। ये इम्पॉसिबल ही होता अगर सरकार इसे सिर्फ डॉक्टरों के भरोसे छोड़ देती। यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि सरकार ने स्क्रीनिंग को मेडिकल उपकरणों से हटाकर सीधे आम जनता के हाथों में दे दिया है। अच्छा। हाँ, उन्होंने एक बहुत ही प्रैक्टिकल टूल का इस्तेमाल किया है जिसे 4T कहते हैं। ये टाइप 1 डायबिटीज के शुरुआती और सबसे खतरनाक संकेतों को पहचानने का एक बहुत सिंपल फॉर्मूला है। हाँ, ये 40 फॉर्मूला मैंने पढ़ा है, काफी दिलचस्प है। ये अंग्रेजी के अक्षर टी से शुरू होने वाले 4 लक्षण हैं। पहला है टॉयलेट, यानी बच्चे का बार बार पेशाब जाना। या रात में अचानक बिस्तर गीला करने लगना। राइट। दूसरा है थर्स्टी या प्यास, मतलब गला इतना सूखना कि कितना भी पानी पी लो प्यास नहीं बुझती। तीसरा है टायर्ड, यानी थकान, बिना कोई भारी काम किए बच्चा एकदम निढाल रहने लगता है। बिल्कुल। और चौथा है थिनर, मतलब पतला होना, बच्चा खाना ठीक खा रहा है फिर भी उसका वजन अचानक और तेजी से कम हो रहा है। मैंने इस फॉर्मूले को ना एक स्मोक डिटेक्टर की तरह सोचा। स्मोक डिटेक्टर? वो कैसे? जैसे घर में आग भड़कने का इंतजार करने के बजाय हर घर में एक डिटेक्टर लगा देना, ताकि शुरुआत में ये अलार्म बज जाए। लेकिन मुझे एक बात समझाइए, ये धुआं उठ क्यों रहा है? मतलब बीमारी के अंदर क्या हो रहा है? हाँ, शरीर के अंदर ऐसा क्या टूट रहा है जो ये 4 लक्षण एक साथ दिखाई देते हैं? ये बहुत ही बढ़िया सवाल है। इसके पीछे की थोड़ी सी बायोलॉजी समझना जरूरी है। देखिए, टाइप 1 डायबिटीज में शरीर का इम्यून सिस्टम गलती से पैंक्रियाज की उन कोशिकाओं को मार देता है जो इंसुलिन बनाती हैं। अच्छा, तो इंसुलिन बना बंद हो जाता है? बिल्कुल। अब इंसुलिन असल में एक चाबी की तरह काम करता है। हम जो भी खाना खाते हैं वो ग्लूकोज या शुगर में बदलता है। इंसुलिन वो चाबी है जो हमारे शरीर की कोशिकाओं का यानी सेल्स का ताला खुलती है, ताकि वो शुगर अंदर जा सके और शरीर को एनर्जी मिले। मतलब अगर चाबी नहीं है तो शुगर खून में ही तैरती रहेगी, वो सेल्स के अंदर जा ही नहीं पाएगी। एग्जैक्टली। अब जब शुगर सेल्स में नहीं जा पाती तो खून में शुगर का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। हमारी किडनियां इस एक्स्ट्रा शुगर को शरीर से बाहर निकालने की कोशिश करती हैं। ओहो, और इसी वजह से बार बार टॉयलेट जाना पड़ता है। हाँ,
किडनियां शरीर का बहुत सारा पानी सोखकर यूरिन के जरिए बाहर फेंकती हैं। इसीलिए बच्चे को बार बार टॉयलेट जाना पड़ता है। अब क्योंकि शरीर से इतना पानी बाहर निकल रहा है तो भयंकर डिहाइड्रेशन होगा ही। और इसीलिए बच्चा हर वक्त थर्स्टी महसूस करता है। सही पकड़े। और ये थकान और वजन कम होना वो क्यों होता है? क्योंकि कोशिकाएं भूखी मर रही हैं। खून में कितनी भी शुगर क्यों ना हो, बिना इंसुलिन की चाबी के वो सेल्स के किसी काम के नहीं है। तो शरीर को एनर्जी नहीं मिल रही। बिल्कुल, शरीर को एनर्जी नहीं मिल रही, इसीलिए बच्चा टायर्ड महसूस करता है। और जब शरीर को शुगर से एनर्जी नहीं मिलती तो वो जिंदा रहने के लिए एक इमरजेंसी मोड में चला जाता है। इमरजेंसी मोड मतलब शरीर खुद को ही खाने लगता है? हाँ, एक तरह से वो शरीर में जमा फैट और मांसपेशियों को तोड़कर जलाना शुरू कर देता है। इसीलिए बच्चे का वजन अचानक गिरने लगता है, यानी वो थिनर हो जाता है। तो ये 4T सिर्फ लक्षण नहीं है, ये उन भूखी कोशिकाओं की चीखें हैं जिन्हें एनर्जी नहीं मिल रही है। वाह, जब आप इसे इस तरह समझाती हैं तो समझ आता है कि ये 4T कितने क्रिटिकल है। माता पिता या स्कूल के टीचर को ब्लड टेस्ट या पैंक्रियास समझने की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं, उन्हें बस ये देखना है कि बच्चा अचानक से बहुत प्यासा और थका हुआ क्यों रहने लगा है। लेकिन चलिए मान लेते हैं कि किसी आंगनवाड़ी वर्कर ने या माता पिता ने इन लक्षणों को पकड़ लिया। इसके बाद क्या? क्योंकि अक्सर होता यह है कि बीमारी पकड़ तो ली जाती है, लेकिन फिर मरीज को एक बड़े अस्पताल भेज दिया जाता है और वो बेचारा सरकारी सिस्टम की भूल भुलैया में कहीं खो जाता है। और यहीं पर पुरानी व्यवस्था सबसे ज्यादा फेल होती थी। लेकिन ये नया ढांचा एक इंटीग्रेटेड कॉन्टिन्यूअम ऑफ केयर यानी देखभाल की निरंतरता पर फोकस करता है। मतलब मरीज को बीच में नहीं छोड़ा जाएगा? बिल्कुल नहीं। इसके लिए एक रेफरल सीढ़ी बनाई गई है। इसके 3 स्टेप्स हैं। पहला है कम्युनिटी लेवल, जहां आशा वर्कर या प्राइमरी हेल्थ सेंटर शुरुआती लक्षणों को पकड़ते हैं। ठीक है। और दूसरा है डिस्ट्रिक्ट लेवल या जिला अस्पताल, जहां बीमारी को कंफर्म किया जाता है और इलाज शुरू होता है। और तीसरा है मेडिकल कॉलेज, जहां ज्यादा जटिल मामलों को भेजा जाता है। रुकिए, मुझे यहाँ थोड़ा डाउट है। हाँ, बताइए। देखिए, जब हम बड़े सरकारी सिस्टम की बात करते हैं तो एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल जाना कभी भी आसान नहीं होता। जब आप कहती हैं कि ये एक सीढ़ी है तो ये कागजों पर तो बहुत अच्छा लगता है। मैं समझ रही हूँ आप क्या कह रहे हैं। असल जिंदगी में जब एक गरीब परिवार को गांव के क्लिनिक से जिला अस्पताल भेजा जाता है तो वो अक्सर भटक जाते हैं। लंबी लाइनें, समझ में ना आने वाली पर्चियां, तो लोग फ्रस्ट्रेट होकर घर बैठ जाते हैं। तो ये रेफरल सीढ़ी जमीन पर काम कैसे करेगी? आपका ये डाउट पूरी तरह से जायज है और फ्रेमवर्क बनाने वालों ने इस गैप को पहचाना है। ये सिर्फ एक हाथ में रेफरल पर्ची थमा देने वाला सिस्टम नहीं है। तो फिर क्या अलग है इसमें? इस फ्रेमवर्क में हैंड होल्डिंग या ट्रैकिंग पर बहुत जोर दिया गया है। जब कोई आशा वर्कर किसी बच्चे में लक्षण देखती है तो वो सिर्फ उसे जिला अस्पताल जाने की सलाह देकर अपना काम खत्म नहीं मानती। अच्छा, तो वो आगे भी जुड़ी रहती है? हाँ, अब सिस्टम में नॉन कम्युनिकेबल डिजीज पोर्टल्स यानी NCD पोर्टल्स और डिजिटल ट्रैकिंग का इस्तेमाल हो रहा है। मतलब जिला अस्पताल के डॉक्टर को पहले से पता होता है कि फलां गांव से एक मरीज आ रहा है। अरे वाह! आशा वर्कर परिवार के साथ कोऑर्डिनेट करती है। इसे एक बिना रुकावट वाला रास्ता बनाने की कोशिश की गई है ताकि मरीज भटक न जाए। मतलब ये एक एक्टिव ट्रैकिंग सिस्टम है, पैसिव नहीं। चलिए मान लेते हैं कि परिवार बिना भटके जिला अस्पताल पहुंच गया और डायग्नोसिस भी हो गया। अब सामने आती है एक ऐसी दीवार जो कितनी भी अच्छी सुविधा को बेकार कर सकती है। पैसा, आर्थिक तंगी। लोग अक्सर इलाज इसलिए बीच में छोड़ देते हैं क्योंकि वो खर्चा नहीं उठा पाते। और टाइप 1 डायबिटीज कोई बुखार तो है नहीं जो हफ्ते भर की दवा से ठीक हो जाए। ये एक लाइफ लॉन्ग कंडीशन है। एक औसत भारतीय परिवार के लिए इसका खर्चा कमर तोड़ने वाला होता है। हाँ, बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है क्योंकि इस नीति का जो सबसे बड़ा और क्रांतिकारी कदम है वो यही है, एक पूरी तरह से मुफ्त देखभाल पैकेज। बिल्कुल, और इसमें सिर्फ डॉक्टर की OPD फीस माफ नहीं है। इसमें ब्लड ग्लूकोज टेस्ट, लैब से पक्की जांच और सबसे अहम जिंदगी भर के लिए इंसुलिन थेरेपी की गारंटी शामिल है। और मैंने सुना है कि रोजाना शुगर चेक करने के लिए ग्लूकोमीटर और उसकी टेस्ट स्ट्रिप्स भी बिल्कुल मुफ्त दी जा रही हैं। हाँ, अगर हम इसे बड़े संदर्भ से जोड़कर देखें तो ये समझना जरूरी है कि भारत में आज तक इस तरह का कमिटमेंट बहुत कम देखने को मिला है। सही बात है। एक बच्चे को हर दिन 2 से 3 बार इंसुलिन के इंजेक्शन लेने पड़ सकते हैं। उसे रोज अपनी शुगर नापनी पड़ती है।
इसका महीने का खर्च 3 से 5,000 रुपए तक आ सकता है। जो कि एक आम इंसान के लिए बहुत ज्यादा है। बिल्कुल, एक दिहाड़ी मजदूर के लिए ये असंभव है। नतीजतन लोग इंसुलिन की डोज कम करने लगते हैं या टेस्ट स्ट्रिप्स बचाते हैं, जो बच्चे के लिए जानलेवा साबित होता है। इसको अगर मैं एक एनालॉजी से समझाऊं तो ये कुछ ऐसा है कि सरकार ने किसी गरीब आदमी को सिर्फ एक मुफ्त कार नहीं दी है। मतलब कार तो डायग्नोसिस हो गया। बहुत सही एनालॉजी है। लेकिन अगर उस कार में डालने के लिए पेट्रोल के पैसे ही ना हो तो वो कार तो गैराज में ही खड़ी रहेगी। ये नई नीति उस कार के साथ साथ उसे जिंदगी भर चलाने के लिए मुफ्त पेट्रोल यानी इंसुलिन और टेस्ट स्ट्रिप्स मुहैया करा रही है। ये एनालॉजी एकदम परफेक्ट है, क्योंकि बीमारी के इलाज में जो असली आर्थिक बोझ होता है वो रोजमर्रा के खर्चे से होता है। हाँ, रोज का खर्च ही तो मारता है इंसान को। और जब सरकार ये सारा बोझ अपने कंधों पर ले लेती है तो इलाज छूटने का सबसे बड़ा कारण ही खत्म हो जाता है। परिवार अब सिर्फ इस बात पर फोकस कर सकता है कि बच्चा सही समय पर खाना खाए और दवा ले। अब ये सब सुनकर बहुत अच्छा लगता है, अस्पताल का काम हो गया, दवाएं फ्री मिल गई। लेकिन अब आते हैं एक बहुत बड़ी जमीनी हकीकत पर। वो क्या? डायबिटीज का असली मैनेजमेंट डॉक्टर के क्लिनिक में नहीं होता। इसका मैनेजमेंट होता है घर की रसोई में और सबसे ज्यादा स्कूल के क्लासरूम में। बिल्कुल, डॉक्टर तो सिर्फ आपको एक रोड मैप दे सकता है। उस रास्ते पर हर दिन तो बच्चे और उसके परिवार को ही चलना है। और बच्चा अपने दिन का एक बहुत बड़ा हिस्सा स्कूल में बिताता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस फ्रेमवर्क में परिवारों और खास तौर पर स्कूल के शिक्षकों के लिए ट्रेनिंग को अनिवार्य किया गया है। हाँ, ये बहुत अहम कदम है। उन्हें सिखाया जाएगा कि इंसुलिन देने की सही तकनीक क्या है, शुगर कैसे मॉनिटर करना है और इमरजेंसी में क्या करना है। लेकिन मुझे यहाँ एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नजर आती है। कैसी प्रॉब्लम? एक आम सरकारी स्कूल के टीचर को देखिए। उसके क्लास में 40-50 बच्चे होते हैं। उसे सिलेबस पूरा करना है, मिड डे मील का हिसाब रखना है। अब हम उनसे कह रहे हैं कि वो एक बच्चे की शुगर मॉनिटर करें। क्या ये उन पर बहुत ज्यादा बोझ नहीं है? ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। लेकिन हमें ये समझना होगा कि हम शिक्षकों को नर्स या डॉक्टर नहीं बना रहे हैं, हम उन्हें फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स बना रहे हैं। अच्छा, फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स। हाँ, बात ये नहीं है कि उन्हें रोज बच्चे को इंजेक्शन लगाना है। बात यह है कि उन्हें पता होना चाहिए कि अगर इमरजेंसी आई तो क्या करना है। और डायबिटीज में 2 तरह की सबसे खतरनाक इमरजेंसी होती हैं। हाँ, मैंने भी पढ़ा था इसके बारे में। एक होता है हाइपोग्लाइसीमिया और एक कीटोएसिडोसिस। इन दोनों में क्या फर्क है? ये समझना बहुत जरूरी है। हाइपोग्लाइसीमिया का मतलब है ब्लड शुगर का बहुत ज्यादा गिर जाना। मतलब शुगर एकदम लो हो जाना? हाँ, मान लीजिए बच्चे ने इंसुलिन ले लिया लेकिन लंच पूरा नहीं खाया या पीटी के पीरियड में बहुत ज्यादा दौड़ लिया, उसकी शुगर क्रैश हो जाएगी। बच्चा अचानक पसीने से तरबतर हो जाएगा, कांपने लगेगा या बेहोश भी हो सकता है। बाप रे, ये तो बहुत खतरनाक स्थिति है। बिल्कुल, ऐसे में एम्बुलेंस का इंतजार करने का टाइम नहीं होता। अगर टीचर को ट्रेनिंग मिली है तो वो तुरंत बच्चे के मुंह में कैंडी, थोड़ा सा ग्लूकोज या कोई मीठी चीज डाल देगी। बस इतने से उस बच्चे की जान बच जाएगी। और कीटोएसिडोसिस क्या है? इसे अक्सर लोग सिर्फ हाई शुगर समझ लेते हैं ना? हाँ, और एक बहुत बड़ी मेडिकल गलतफहमी है। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस या डीके सिर्फ हाई शुगर नहीं है। तो फिर क्या है ये? जैसा हमने पहले बात की थी, जब शरीर में इंसुलिन बिल्कुल नहीं होता तो कोशिकाएं भूखी मरने लगती हैं। शरीर पैनिक में आ जाता है और तेजी से अपना फैट जलाना शुरू करता है। लेकिन जब फैट इस तरह बेतहाशा जलता है तो बाय प्रोडक्ट के रूप में शरीर में कुछ एसिड्स बनने लगते हैं जिन्हें कीटोन्स कहते हैं। ये कीटोन्स खून में मिल जाते हैं और खून को सचमुच में एसिडिक बना देते हैं। मतलब ये एक तरह का अंदरूनी जहर बनने जैसी स्थिति है। बिल्कुल, बच्चा उल्टियां करने लगता है, उसे सांस लेने में तकलीफ होती है और अगर तुरंत अस्पताल न ले जाया जाए तो वो कोमा में जा सकता है या उसकी जान भी जा सकती है। ओहो, अब समझ आया कि टीचर का रोल कितना बड़ा है। हाँ, जब एक टीचर को इन दोनों स्थितियों की सही ट्रेनिंग मिलती है तो वो बस एक टीचर नहीं रहता, वो उस बच्चे के चारों तरफ एक सेफ्टी नेट बन जाता है। और इसके साथ साथ मुझे लगता है कि इस ट्रेनिंग का एक मनोवैज्ञानिक पहलू भी है। मतलब अगर क्लास के बच्चों को और टीचर को पता है कि इस बच्चे को कोई छूत की बीमारी नहीं है तो वो बच्चा खुद को अलग थलग महसूस नहीं करेगा। एग्जैक्टली। एक क्रॉनिक बीमारी का इलाज सिर्फ मेडिकल नहीं, सोशल भी होता है। कम्युनिटी की भागीदारी के बिना आप डायबिटीज जैसी बीमारी से नहीं लड़ सकते। तो इस सब का मतलब क्या है? अगर हम जूम आउट करें और इस पूरी पिक्चर को देखें, हमें यूनिवर्सल स्क्रीनिंग और 4T का स्मोक डिटेक्टर मिल गया, बिना भटके इलाज तक पहुंचने वाली रेफरल सीडी मिल गई, लाइफ लॉन्ग फ्री इंसुलिन मिल गया
और स्कूल के टीचर्स के रूप में फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स भी मिल गए। बिल्कुल। जब ये सारा फ्रेमवर्क अपनी पूरी ताकत से जमीन पर लागू होगा तो भारत के भविष्य की तस्वीर कैसी दिखेगी? इसके 3 बहुत बड़े परिणाम होंगे। पहला और सबसे इमीडिएट असर होगा मृत्यु दर में कमी। जल्दी जांच और मुफ्त इंसुलिन सीधे तौर पर डीके से होने वाली मौतों को रोकेगा। यानी हम सिर्फ बीमारी को मैनेज नहीं कर रहे हैं, हम फर्स्ट स्टेप पर ही मौत को मात दे रहे हैं। एकदम सही। दूसरा बड़ा इम्पैक्ट है लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन से बचाव। डायबिटीज अगर कंट्रोल में न रहे तो वो नसों, आंखों के रेटिना और किडनी को तबाह कर देती है। हाँ, बाद में जाकर लोगों को दिखना बंद हो जाता है या डायलिसिस पर जाना पड़ता है। अगर कंट्रोल में रखते हैं तो कल ये अंधेपन या किडनी फेलियर से बच जाएंगे। ये देश के हेल्थ बजट के लिए भी बहुत बड़ी सेविंग है। और तीसरा परिणाम? तीसरा है हमारे सिस्टम की कैपेसिटी बिल्डिंग। आज भारत नॉन कम्युनिकेबल डिजीज यानी एनसीडी की एक बहुत बड़ी लहर का सामना कर रहा है। ये इकोसिस्टम हमारे पूरे पब्लिक हेल्थ सिस्टम की मसल्स को मजबूत कर रहा है। ये वाकई में बहुत गहरी बात है। आज की इस चर्चा से जो एक चीज बिल्कुल साफ होकर उभरती है वो ये है कि भारत का ये नया ढांचा बीमारी को टुकड़ों में नहीं देख रहा है। बिल्कुल नहीं देख रहा। अक्सर सरकारें सिर्फ इलाज दे देती हैं पर दवाएं नहीं। लेकिन यहाँ 4T के अवेयरनेस से लेकर जीवन भर फ्री इंसुलिन देने तक का जो सफर है वो एक ही धागे में पिरोया गया है। और शायद इस चर्चा को सुनने वालों के लिए सबसे बड़ा टेक अवे यही है कि स्वास्थ्य के मामले में प्रोएक्टिव होना हमेशा रिएक्टिव होने से बेहतर होता है। हाँ। हम पुल के टूटने का इंतजार नहीं कर रहे हैं, हम पुल बनाते वक्त ही उसमें सेंसर लगा रहे हैं। बिल्कुल सही कहा। ये ढांचा इसी प्रोएक्टिव सोच का एक जीता जागता सबूत है। लेकिन इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं एक सवाल छोड़ना चाहता हूँ। बताइए। जरा सोचिए, अगर हमारी राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली बच्चों के लिए इस लेवल का कमिटमेंट दिखा सकती है तो क्या भविष्य में यही मॉडल वयस्कों के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है? ये सोचने वाली बात है। क्या इसी मुफ्त और निरंतर देखभाल वाले ब्लूप्रिंट का इस्तेमाल कल को बड़ों में होने वाले कैंसर या टाइप 2 डायबिटीज के लिए किया जा सकता है? क्या ये सिर्फ एक बीमारी के इलाज का ढांचा है या ये हमारे पूरे भारतीय स्वास्थ्य तंत्र के भविष्य की एक झलक है? इस पर सोचिए।